यूके एसएससी पेपर लीक मामले में एसटीएफ को मिली एक और सफलता। 19वें आरोपी को पूछताछ के बाद किया गया गिरफ्तार, अन्य की तफ्तीश जारी। पेपर लीक मामले में नहीं बख्शे जाएंगे अपराधी, सीएम के सख्त निर्देश। आखिरी अपराधी की गिरफ्तारी तक जारी रहेगी एसटीएफ की कार्रवाई। देहरादून में शुरू हुआ उत्तराखंड स्टेट सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप, सीएम धामी ने किया शुभारंभ, खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी की 23वीं पुण्यतिथि, आंदोलनकारियों ने किए श्रद्धा सुमन अर्पित। प्रदेश में अलग अलग जगह दी गई इंद्रमणि बडोनी को श्रद्धांजलि। और उत्तराखंड पुलिस को मिली उधम सिंह नगर में बड़ी कामयाबी, उत्तर प्रदेश के 2 खूंखार अपराधी आए गिरफ्त में। उत्तराखंड में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे आरोपी। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूके एसएससी पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक बयान सामने आया है, जिसमें वे सख्त लहजे में जांच की बात कहते हुए नजर आए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दोषियों के खिलाफ जांच चल रही है, जो भी दोषी पाया जाएगा उसे किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि अन्य परीक्षाओं में कोई देरी ना हो, सरकार इसी कोशिश में लगी है। अगर पार्टी और संगठन से जुड़ा कोई कार्यकर्ता या नेता भी इस खेल में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। लगातार जांच जारी है और जब तक अंतिम व्यक्ति जो इसमें इन्वॉल्व है उसको पकड़ा नहीं जाएगा तब तक ये जांच चलती रहेगी। और भी अगर कोई जांच करनी पड़ेगी तो हम उस जांच से भी पीछे नहीं। जहां तक आना है जाना है वो तो किसी के भी साथ हो सकता है, लेकिन अगर कोई इन्वॉल्व होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कुछ बचेगा नहीं। और लेकिन इसके साथ साथ हम यह भी ध्यान रख रहे हैं कि जहां ये जांच चल रही है वहीं हमारे जो इसमें शामिल होने वाले परीक्षार्थी हैं या जिन्होंने परीक्षाओं में भाग लिया है, जिन्होंने योग्यता के और क्षमता के आधार पर, अपनी काबिलियत के आधार पर जिन्होंने स्थान बनाया या भविष्य में स्थान बनाने वाले, उनको किसी प्रकार का भी अहित न हो, उनकी परीक्षाएं देरी से न हो, उनके रिजल्ट समय से आए, उस पर भी हम विशेष फोकस करें। देहरादून में उत्तराखंड स्टेट सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, जिसका शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैडमिंटन खेलकर किया। 5 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 400 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता में जो भी खिलाड़ी विजयी होंगे उनका नेशनल टीम में चयन किया जाएगा। स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप हो रही है और सबसे अच्छी बात यह, जैसा आपने कहा कि लक्ष्य सेन इस वक्त बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारे जितने भी बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं उन सब लोगों के लिए वो एक बहुत प्राउड का मोमेंट है और वो हम सब लोगों के लिए एक मेंटर की तरह काम कर रहे हैं। टूर्नामेंट की एक बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंस है, इसलिए इसमें जितने भी बेस्ट खिलाड़ी हैं, हमारे उत्तराखंड के खिलाड़ी, चाहे वो कहीं भी किसी और प्रदेश में ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो इस वक्त यहाँ पर उपस्थित हैं और वो इस वक्त यहाँ पर अपना दमखम दिखाएंगे और जीत कर उत्तराखंड की स्टेट टीम में अपना नाम लाने के लिए पूरा बहुत बढ़िया प्रदर्शन करेंगे। लोहाघाट ब्लॉक की नेपाल सीमा को जोड़ने वाली सड़क बरसों से बदहाल है। किमतौली से खलगढ़ के बीच की सड़क में हजारों गड्ढे हैं। ग्रामीण कई बार लोक निर्माण विभाग से सड़क के डामरीकरण की मांग कर चुके हैं। ग्राम प्रधान सरिता अधिकारी और नकुल पंत ने बताया कि बदहाल सड़क में कई बार 2 पहिया वाहन चालक घायल हो चुके हैं और 4 पहिया वाहनों को भी गड्ढों की वजह से काफी नुकसान पहुंच रहा है। शासन का जो फंड होता है वो लिमिटेड होता है, हर गवर्नमेंट का बजट होता है, तो उसके हिसाब पे एक पीडब्ल्यूडी प्रस्ताव भेजता है और प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग उसको फंडिंग की जाती है। तो इसमें पीडब्ल्यूडी को हमने कहा है कि जो भी ऐसे आपके रोड्स हैं
उसमें औचित्यपूर्ण प्रस्ताव आप प्रस्तुत करें, क्योंकि यहाँ पे 7-8 रोड के प्रस्ताव आए हैं जिनको डामर होना है, जिनका स्टेज 2 भी होना है। तो एक फॉर्मेट बना के वो हमको रिपोर्ट कितने गाँव से जुड़े हुए हैं, कितने लोग यूज़ करते हैं, कितना ट्रैफिक मूवमेंट उस रोड से रहता है, और उसके हिसाब से प्रायोरिटी वाइज हम उसको शासन में भेजेंगे। चमोली में देवखाल और क्षेत्र के अभिभावक जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन देकर विद्यालय में शीघ्र शिक्षकों की तैनाती की मांग की। इस ज्ञापन में अभिभावक संघ का कहना है कि विद्यालय में 3 वर्षों से शिक्षकों की तैनाती नहीं हुई है। एक ही अध्यापिका यहां पर बच्चों को अध्ययन करा रही है। कई बार शिकायत की गई लेकिन आश्वासन ही मिला। ग्रामीणों का कहना है कि अगर शिक्षकों की तैनाती जल्द नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। और इनका कहना है कि पिछले 3 साल से यहाँ पे टीचर की समस्या है, और यहाँ पे मात्र एक स्कूल है, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, और एक ही टीचर है, वो भी थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है। तो 3 साल से ये प्रशासन के लगे हुए हैं, कभी डीएम साहब से मिलके और यहाँ पे शिक्षा अधिकारी से मिलके, लेकिन पिछले 3 सालों से इनको खाली आश्वासन दिया जा रहा है। आज भी डीएम साहब से मिले, उन्होंने 20 तारीख तक समय दिया है। यहाँ पे अभी हम शिक्षा विभाग में हैं, इनसे भी बात करिए, भी हम यथाशीघ्र करने की कोशिश करेंगे। अब देखो प्रशासन कितनी जल्दी जनता की सुनती है। पिछले 3 सालों से लगातार आ रहे हैं और अभी तक हमारे स्कूल में टीचर की व्यवस्था नहीं हो पाई। हम कई बार यहाँ ऑफिस में और ऊपर डीएम साहब के पास और कई जगह हम बार आ चुके हैं, फिर भी हमारा वो आज तक हमारे स्कूल में शिक्षक नहीं आ पाया। अब हम लोगों ने मन बना लिया है कि जब तक हमारे स्कूल में शिक्षक नहीं आएगा तब तक हम स्कूल को बंद रखेंगे, ताला बंद कर देंगे। बिल्कुल कि हम पिछले 2019 से 4 साल कम से कम हो गए हैं, हम अपने विद्यालय के प्रति सजग हैं और वहाँ पे हम अध्यापक के लिए 4 सालों से लड़ रहे हैं, लेकिन न तो विद्यालय प्रशासन न तो शिक्षा विभाग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया दी जा रही है। केवल आश्वासन दिया जा रहा है हमको यहाँ पे कि हाँ जी हम करवा देंगे, लेकिन अभी तक हमारे पास कुछ नहीं हुआ है। अगर अभी डीएम साहब से हम मिले थे, डीएम साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि 20 तारीख तक आपके पास हम वहाँ पे अध्यापक भेज देंगे। हल्द्वानी के कुमाऊं कॉलोनी दमोह दूंगा क्षेत्र में पानी की किल्लत से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के सीजन में भी यहां बीते 20 दिनों से पानी नहीं आ रहा है। पानी के लिए लोगों में धक्का मुक्की हो रही है। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत भी की, लेकिन कॉलोनी में पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। तारीख से पानी इधर नहीं आ रहा है। 20 दिन हो गए मुझे सारते पानी। तीसरे दिन का कनेक्शन है, वो भी पानी बिल्कुल नहीं आ रहा सर। ये लड़ाई झगड़े इतने हो रहे, मरने की कगार पे खड़े हुए हैं हम भीड़ में। एक दूसरे पे ऐसी चढ़ाई कर दे रहे हैं और पानी बिल्कुल नहीं मिल रहा है यहाँ पे 20 दिन से। मसूरी में उत्तराखंड राज्य के आंदोलन में खास भूमिका निभाने वाले स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी की 23वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इंद्रमणि बडोनी चौक पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर राज्य के कई आंदोलनकारियों के साथ ही अन्य लोग मौजूद रहे। बता दें, इंद्रमणि बडोनी को उत्तराखंड के गांधी का दर्जा दिया गया है, जिन्होंने उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया था। जब राज्य की घोषणा भी नहीं हुई थी, मैं उत्तराखंड क्रांति दल का केंद्रीय महामंत्री था। हमने यहाँ पर धरना दिया था कि यहाँ पर बडोनी चौक बनाया जाए, और वो लड़ाई आज सफल हुई कि बडोनी जी का आदमकद मूर्ति जो है यहाँ पर 23वीं पुण्यतिथि में स्थापित हुई। इसके आगे हम ये कहना चाहते हैं कि जो उत्तराखंड की सरकारें 2000 राज्य बनने के बाद से बडोनी जी को पहाड़ का गांधी घोषित किए हुए, पर्वतीय गांधी रिकॉर्ड में घोषित किए हुए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि किसी भी सरकार ने बडोनी जी की आदमकद मूर्ति विधानसभा भवन के अंदर नहीं लगाई। तो हम सरकार से अपील कर रहे हैं, और सरकार ने हमारी सुनवाई 2 अक्टूबर तक नहीं की या कोई प्रस्ताव नहीं किया, तो हम उत्तराखंड आंदोलनकारियों का तमाम आह्वान करते हुए इस संघर्ष को आगे चलाएंगे और विधानसभा के अंदर पर्वतीय गांधी इंद्रमणि बडोनी की स्थापित करवा के दम लेंगे। इंद्रमणि बडोनी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर नगर पालिका ने यहाँ पर एक मूर्ति का इनॉग्रेशन यहाँ पे किया है, और यहाँ पे बहुत टाइम से मांग थी कि चौक को बहुत भव्य रूप से बनाएगा, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की और बहुत गर्व है इस बात का कि वर्तमान बोर्ड ने इंद्रमणि बडोनी जी को याद करते हुए उनकी भव्य मूर्ति और भव्य चौक का यहाँ पर उद्घाटन आज किया गया। और मैं सभी शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और यह संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग इंद्रमणि बडोनी जी के करे हुए कार्य उनसे प्रेरणा लेकर
उत्तराखंड हित में कार्य करें और उनसे प्रेरणा लें। हरिद्वार के बहादुराबाद की रतमऊ नदी में हो रहे अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की गई। अवैध खनन सामग्री से लदे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर सीज किया गया। लंबे समय से इसकी शिकायतें मिल रही थी। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे और रुड़की एसडीएम के दखल के बाद स्थानीय प्रशासन हरकत में आया। खटीमा के सालभोजी में काम कर रहे लकड़ी व्यवसायियों ने वन मंत्री के नाम कृषि मंडी समिति चेयरमैन से लेकर कई अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। इस जांच के नाम पर रवाना, निकासी और चिरान को रोके जाने और लकड़ी व्यवसायियों पर दर्ज मुकदमे से नाराज व्यवसायियों ने ज्ञापन सौंपा है। वन विभाग पर बेवजह परेशान किए जाने के आरोप लगाए हैं। लगी रोक से लकड़ी व्यवसायियों का व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। इससे उनकी रोजी रोटी पर संकट आ गया है। इस मामले में कृषि मंडी चेयरमैन ने उच्च अधिकारियों से चर्चा कर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। पिछले 1.5 महीने से जांच के नाम पे लकड़ी मंडी वालों को सबको परेशान किया जा रहा है। पहले 4/10 का पूरी नकद करी, उसमें सारे लकड़ी मंडी वालों ने केस कर दिया। ये कहते हैं इन्हें खुद जो रमन्ने जारी करें, अब ये खुद हुए रमन्ने को नहीं मान रहे। लकड़ी मंडी में एक बात की वहाँ अवैध होता समझ में आते, पूरी लकड़ी मंडी में इन लोगों ने केस कर दिया। हमारी मांग है कि लकड़ी मंडी की टीपी खोली जाए, वो चाहे निगम की हो चाहे 4/10 की हो, और जो व्यापारी के ऊपर केस लगे हैं उनको तुरंत वापस जाए। ये खटीमा लकड़ी मंडी से कई व्यापारी यहाँ मंडी समिति पहुँचे हैं अपनी समस्या को लेकर, और उन्होंने अपनी समस्या को लेकर एक ज्ञापन मुझे दिया है, और मैं यथाशीघ्र इस मामले में जो है उच्च अधिकारियों से बात कर और ज्ञापन उच्च अधिकारियों से वह पहुँचा कर इस विषय में जानकारी लूँगा कि आखिर कोई समस्या है क्या। उनके द्वारा एक ज्ञापन हमें दिया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि वन विभाग द्वारा जो लकड़ी व्यापारियों की निकासी, चिरान और रवाना जो देना बंद किया गया है, उसके संबंध में उन्होंने माननीय वन मंत्री महोदय जो है उन्हें ज्ञापन भेजा है हमारे स्तर से ज्ञापन आया है। तो हम इसको कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी वन मंत्री महोदय तक इसे पहुँचाया जाए। ऊधम सिंह नगर जिले में पुलभट्टा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। थाना पुलिस ने बदायूं उत्तर प्रदेश के 2 बड़े अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस समेत चोरी की 2 स्कूटी मिली है। पकड़े गए दोनों अपराधियों के खिलाफ यूपी उत्तराखंड में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोनों आरोपी उत्तराखंड में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। एसएसपी ने आरोपियों को पकड़ने वाली टीम को पुरस्कृत करने की भी घोषणा की। पुलभट्टा टीम द्वारा सिरौली में अभियान चलाया गया, जिसमें यह संज्ञान में आया कि उत्तर प्रदेश के कुछ शातिर बदमाश यहाँ रह रहे हैं। इस पे मुखबिर तंत्र को तेज किया गया। ऐसो पुलभट्टा की टीम द्वारा ये सतोयत राय पे 2 लोगों को स्कूटी के साथ गिरफ्तार किया गया, जो बरेली से स्कूटी चोरी गई है। उनसे 3 तमंचे बरामद हुए हैं और 7 कारतूस बरामद हुए। ये खूंखार अपराधी है। इसमें एक सतपाल है जो इनका गैंग लीडर है, वो बदायूं का रहने वाला है, और वो आजीवन कारावास, बरेली से आजीवन कारावास हत्या में उसको हुई थी। वो पैरोल पे छूटा हुआ तो यहाँ छुप के रह रहा था। उत्तराखंड सरकार द्वारा बीच में अपराधियों के सत्यापन के लिए एक अभियान चलाया गया था। अपराधियों का सत्यापन कर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए थे। हम लोगों द्वारा सिरौली कला क्षेत्र में सत्यापन किया गया तो वहाँ ज्ञात हुआ कि 2-3 परिवार ऐसे रह रहे हैं जो यूपी से आजीवन कारावास के 2 सिद्ध बंदी हैं, और पुलिस से बचने के लिए यहाँ आकर उन्होंने वर्ग 4 की ज़मीन खरीदकर कच्चे घर बना लिए हैं। इस बात में जब हमने जानकारी की तो हमें पता चला कि इस गिरोह का यहाँ पर एक गिरोह चल रहा है, जिसको सतपाल कश्यप चला रहा है, जो यहाँ पर अवैध असला, ड्रग्स, अवैध वाहन चोरी ये सब काम कर रहा है। नाजायज चाकू और किच्छा में पंजीकृत एफआईआर नंबर 33/2022 से संबंधित चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई थी। प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने 2 दिवसीय जांगड़े मेले के लिए नई बस सेवा शुरू करने की बात कही है। जौनसार बाबर के प्रसिद्ध महासू महाराज का 2 दिवसीय यह मेला है।
पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उनकी हिमाचल के पर्यटन मंत्री से भी बातचीत हुई है, जिसमें शिमला से हनोल के लिए नई बस सेवा शुरू करने की मांग की गई, जिससे उस क्षेत्र के श्रद्धालु सीधे हनोल तक पहुंच सकेंगे। जौनसार भाबर की लोक संस्कृति का महापर्व हनोल में होने वाला महाशु महाराज का जागड़ा है। 30 और 31 अगस्त को होने वाले जागड़े में सभी भक्तगण आमंत्रित हैं। हिमाचल और हमारे जौनसार भाबर से सभी लोग इसमें शरीक होंगे। मैंने हिमाचल के परिवहन मंत्री विक्रम सिंह जी से दूरभाष पर बातचीत की और उनसे आग्रह किया कि हिमाचल के लोगों के लिए शिमला से हनोल के लिए एक बस सर्विस लागू की जाए। इसके साथ साथ उत्तराखंड के अंदर देहरादून और मसूरी से भी हनोल के लिए बस सर्विस सुविधा दी जाएगी। लक्सर के पुरकाजी मार्ग पर स्थित एक निजी चिकित्सालय में सुबह उस वक्त हंगामा हो गया जब सरकारी अस्पताल से लाई गई एक महिला की प्रसव प्रक्रिया के दौरान उसके नवजात शिशु की मौत हो गई। इस दौरान पीड़ित पक्ष के परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि प्रसूता को प्रसव के लिए सबसे पहले सरकारी अस्पताल लाया गया, लेकिन वहां से निजी चिकित्सालय भर्ती कराना पड़ा। वहां मौजूद डॉक्टरों द्वारा ऑपरेशन के लिए जोर दिया गया। परिजनों का आरोप है कि आधी अधूरी प्रसव प्रक्रिया बीच में छोड़कर निजी चिकित्सालय जाने को चिकित्सकों ने जच्चा बच्चा को कहीं और ले जाने की इसके बाद बात कही। इसी दौरान नवजात शिशु ने दम तोड़ दिया। हम 3 बजे लाए उन्हें, हमने एडमिट करा। हमने कहा कि ऑपरेशन से हमें डिलीवरी करानी है। इन्होंने कहा नहीं, हम नॉर्मल कराएंगे। इन्होंने हमारी बात नहीं मानी। हमने कहा ऑपरेशन से कराओ आप। उन्होंने कहा नहीं, नॉर्मल के लिए ले गए अंदर। फिर आए वापिस आधे घंटे के बाद, बोले कि बच्चा फंस रहा है, देख लो अपने पेशेंट को और कहीं भी ले जाओ। और डॉक्टर ने इतनी बात कह के जल्दी भाग पड़ी वहाँ से। फिर हमने उसका गिरवान पकड़ा, जबरदस्ती कहा हमें जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित चाह रहे। उन्होंने फिर ले गए अंदर, 2 जेंट्स को लेकर गए, जबरदस्ती डिलीवरी कराई, बच्ची मर गई। और उसके बाद कह रहे कि तुम अनपढ़ लोग हो, फलाना ढिकाना। हम चाहते हैं कि कार्रवाई हो, हॉस्पिटल बंद हो। रात यहाँ 3:30 बजे आए, पेशेंट को एडमिट कर दिया। हमने उनसे बोला भाई हम ऑपरेशन से डिलीवरी कराएंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम नॉर्मल डिलीवरी करवा देंगे, जिम्मेदारी हमारी है। 3:30 बजे ने 4 बजे ने ट्रीटमेंट चालू करा। उसके बाद 6 बजे इन्होंने ये डिलीवरी के लिए अंदर ले गए और 6:30 बजे हम आगे कहने लगे अपने मरीज को भाई कहीं भी ले जाओ, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। फिर बच्चा फंसा हुआ था बीच में। फिर 2 डॉक्टर और गए इनके साथ। उन्होंने जाकर पेट दबाया पट्टे से, तो बच्ची की डिलीवरी हुई, जो मरीज पैदा हुई, कार्रवाई हो। अब खबर हरिद्वार से। यहां पर बठेड़ी राजपूताना की रतमऊ नदी में दर्जनों ट्रैक्टरों से रात के अंधेरे में रोज अवैध खनन किया जा रहा है, जिसको लेकर कार्यवाहक तंत्र बेखबर बना हुआ है। बता दें कि एसडीएम विनय शंकर पांडे ने हरिद्वार के क्षेत्र में अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। एसडीएम का कहना है कि उनके भी संज्ञान में अभी तक ये मामला सामने आया है। अवैध खनन को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चौबीस अगस्त को शिफनकोट से बेघर हुए लोगों ने एक सभागार में बैठक कर निर्णय लिया है कि आगामी 24 अगस्त को दरअसल 2 वर्ष पूर्ण होने पर शिफनकोट के बेघर हुए लोग शोक दिवस मनाएंगे। आपको बता दें कि 24 अगस्त को ही दरअसल 2020 का साल था। रोपवे योजना के अंतर्गत शिफनकोट से 84 परिवारों को बेघर कर दिया गया था, जिसके खिलाफ लगातार इनका आंदोलन जारी रहा। इसी को लेकर एक बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें वक्ताओं ने कहा कि 24 अगस्त को ही शोक दिवस के रूप में हम मनाएंगे और शहीद स्थल पर इस दिन हम धरना भी देंगे। शिफनकोट के जिनको कि 2 साल पहले 24 अगस्त को शासन प्रशासन ने और मसूरी नगर पालिका ने एक बहुत बड़े इनके साथ एक अपराध करके इन लोगों को उनके घरों से निकाल दिया। और ये 2 साल से आज भी अपने बच्चों समेत जो हैं आज भी बेघर हैं।
किसी को अस्थायी घर आज तक नहीं मिला है, किसी को एक मकान उसके नाम अलॉट नहीं हुआ है। और जो इन्होंने कुछ 15-20 लोगों को कुछ जगहों जहाँ की जानवर रहता है ऐसे कमरों में ठहराया हुआ है, उनको कहते हैं कि हमने इनको कमरा दे दिया, जबकि वो मानव के रहने लायक कमरे नहीं हैं। और वो कमरे यदि रख भी रहे हैं तो उनको भी जो है इन्होंने आज तक रसीद नहीं दी है कि आप यहाँ रह रहे हैं। तो कभी भी रात को जब वहां से घर से हटा सकते हैं तो वहां से भी हटा सकते हैं। और नगर पालिका मसूरी ने लगातार वादा किया कि आपको हम जो है 6 महीने में 3 महीने में घर बना के दे देंगे। विधायक जी ने बोला, सरकार ने बोला, लेकिन आज तक जो है इन लोगों को घर नहीं मिले। ये वो सारे लोग हैं जिनके सुप्रीम कोर्ट में घर थे, तोड़ देंगे। तो कुल मिलाकर के जो है ये जो नगर पालिका है या तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, इनके माध्यम से सरकार को, जनता को और इन इकाइयों को गुमराह किया जा रहा है कि हमने इनको विस्थापित कर दिया है, जबकि बिल्कुल झूठ है। और ये सब लोग आज सड़कों पर है, इनके पास कहीं कोई जगह रहने की नहीं है। आज 2 साल पूर्व हो चुके हैं। 2020 को जब कोरोना काल चल रहा था, जब सारी दुनिया में बीमारी की वो लहरें चल रही थी, तब इन्होंने हमारे बच्चों को जो है घर से बेघर करा है। आज 2 साल पूरे होने के बावजूद भी आज तक भी हमारे लोग जो है दर की ठोकरें खा रहे हैं। उसमें हमने जो ये रखा है कि 24 अगस्त 2022 को हम आज परसों 24 तारीख को, पहले हमारा जो वो था कि काला दिवस, हम काला दिवस नहीं, हम शोक दिवस मना रहे हैं 24 तारीख को झोलागढ़ शहीद स्थल पर। ये नहीं मानी जाती है क्योंकि हमने 2 साल में लगातार इनको जो है ज्ञापन पर ज्ञापन और चिट्ठियां पे चिट्ठियां दे रहे हैं, चाहे सरकार हो, चाहे स्थानीय सरकार हो, चाहे प्रशासन हो, सबको हम लेटर पे लेटर दे रहे हैं। तब भी अभी मांगे पूरी तो हुई नहीं है, मगर हम 24 तारीख को भी एक ज्ञापन देंगे, सबको ज्ञापन देंगे। अगर उस पे मांगों पे भी तब भी गौर नहीं होता है तो आगे जो है हमारा जो प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। और देवभूमि लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।